तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक मेंस का ही, संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है, ये संविधान बना जब हमारा तब ये नहीं थी, ये धीरे धीरे चल के न्यायिक निर्णयों के माध्यम से आई है। और शॉर्ट में समझेंगे अगर कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो ऐसा समझिएगा कि संविधान के ऐसे तत्व जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, मतलब संविधान के ऐसे तत्व जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है, उनमें अगर परिवर्तन किया जाएगा तो संविधान की जो मूल भावना है, संविधान की जो आत्मा है, वो परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक, अब समझेंगे कैसे अपन कि ये जो संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा है, इसकी उत्पत्ति या उद्भव भारत में किस प्रकार हुआ है। तो बता देंगे किस प्रकार हुआ है, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। एक चीज लिख देता हूं, संविधान का मूल ढांचा मतलब जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, संविधान संसद की संशोधन की शक्ति संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया है, यानी संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति तो है, लेकिन पूरे संविधान को नहीं। संविधान के कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है, वही तत्व संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा है, इस अवधारणा का जन्म या उद्भव कहाँ से हुआ है, तो विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से। बहुत सारे न्यायिक निर्णय हैं, उन निर्णयों के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का जन्म हुआ। अब एक करके देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से न्यायिक निर्णय यानी कौन कौन से मामले न्यायालय के समक्ष लाए गए, और फिर न्यायालय के जो निर्णय हैं वो चरणबद्ध रूप से देखेंगे हम लोग कि धीरे 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 करके कब वो पहुंच गए संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत में। देखिए, पहला जो मामला आया है यह है संविधान बनने के 1 वर्ष के बाद ही आ गया, 1951 में। मामले का नाम है शंकरी प्रसाद मामला 1951। ये मामला आया क्यों था, क्योंकि इसी समय यानी इससे कुछ समय पहले 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया था। और पहला संशोधन क्या था, इस पहले संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, और संपत्ति के अधिकार जो था ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था। तो संपत्ति के अधिकार में कटौती कर दी गई पहले संशोधन द्वारा। मामला पहुंचा कोर्ट के पास और मामला बना शंकरी प्रसाद मामला 1951। क्या पूछा गया, कोर्ट के समक्ष ये रखा गया कि संसद को ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि संसद न कोई ऐसा कानून बनाएगी और न कोई ऐसी विधि बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करते हों या पूरे तरीके से छीन लेते हों। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाया जाता है तो वो न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। जब न्यायालय के समक्ष ये मामला गया कि संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया गया संशोधन के द्वारा, जबकि ये मौलिक अधिकार था, न्यायालय ने इस मामले में यानी शंकरी प्रसाद मामला 1951, इसमें ये निर्णय दिया न्यायालय ने कि संसद को संशोधन का अधिकार है। ठीक, संसद को संशोधन का अधिकार है, चाहे मौलिक अधिकारों में ही क्यों ना संशोधन किया जाए। यानी इस मामले में संशोधन का अधिकार दे दिया गया। फिर ये मामला फिर से उठा एक बार अगले मामले में, जिसका नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ये जो गोलकनाथ मामला था, गोलकनाथ मामला यानी ये बात है 1960
7 की। ये मामला फिर से आया। मामला क्या था? क्या संसद को संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है? अब इस मामले में, गोलकनाथ मामले में, न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय यानी शंकरी प्रसाद मामले के निर्णय को पलट दिया और अब क्या बोल दिया? संसद को संशोधन का अधिकार नहीं है। तो संशोधन का अधिकार है, लेकिन किसमें नहीं है? FR, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद। बाकी जहां करना है करते रहे, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं। ठीक है, अब सरकार यानी कि संसद जो है उसी में से सरकार बन रही है। सरकार परेशान हो गई, कह रहे यार मौलिक अधिकारों में तो हम लोग संशोधन कर नहीं पाएंगे। तो फिर से उन्होंने एक संशोधन लाया और वो संशोधन था 24वां संशोधन। ठीक है, अब ये जो 24वां संशोधन 1971 में लाया गया है सरकार द्वारा। इस संशोधन में क्या बात की गई? इस संशोधन में सरकार ने या संसद ने प्रावधान कर दिया कि संसद को, चलिए पूरा लिखता हूं, FR में यानी मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार है। राइट मतलब संशोधन का अधिकार है, समझ जाइएगा। तो इसे संशोधन क्या था कि संसद को मौलिक, बाकी संविधान में तो संशोधन का अधिकार पहले भी था, बात चल रही थी मौलिक अधिकारों की। तो 24वें संशोधन से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। 24वां संशोधन। अब मामला कहां आएगा? अब देखिए ये मामला फिर से उठा 1973 में। मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? इसमें न्यायालय ने, देखिए एक चीज तो याद रखिएगा कि इस निर्णय में न्यायालय ने कहा है कि ये यानी कि जो पिछला वाला संशोधन है 24वां संशोधन, इसको बोला कि ये तो वैध है। ठीक है, इसकी वैधता में कोई आंच नहीं आई। मतलब कि संसद को संविधान के प्रत्येक अंग में संशोधन का अधिकार है, मौलिक अधिकारों सहित। मौलिक अधिकारों में भी संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके साथ क्या कर दिया? लेकिन वो मौलिक अधिकार यानी FR संविधान के BS से संबंधित न हो। यानी मौलिक अधिकार जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं या मूल ढांचे को परिवर्तित कर रहे हैं या उसको कुछ कमी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और ऐसे मूल अधिकार जो कि संविधान के मूल ढांचे से संबंधित नहीं है, उनमें संशोधन करते रहिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया, तो आप बताएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। यहां से ये वाद आ गया। तो बात तो यहां से आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग केशवानंद भारती के बाद। अब सरकार क्या करेगी? सरकार अब मूल ढांचे से परेशान हो गई, तो सरकार ने अगला संशोधन कर दिया। और इस संशोधन में क्या कहा गया था? 39वां संशोधन जो था, इसी समय चुनाव हुए थे देश में। ये बात है 1975 की। 1975 में आप लोग समझ ही जाएंगे कि कौन क्या विवाद था, कौन प्रधानमंत्री थे, वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं की जाएंगी। बस ये याद रखिए कि 39वां संशोधन 1975 में किया गया। इसमें संसद ने ये प्रावधान कर दिया कि लोकसभा स्पीकर व PM, लोकसभा अध्यक्ष व प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यानी न्यायालय इसमें इन विवादों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसे विवाद जो स्पीकर व प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधित हों। अब देखिए, चुनाव संबंधी विवाद न्यायालय देखेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। फिर ये मामला कोर्ट में ही जाएगा। कोर्ट में आ गया, ये इंदिरा गांधी वाद के नाम से जाना जाता है। ये इंदिरा गांधी वाद
1975। न्यायालय क्या निर्णय देगा ये भी आप लोग गैस कर सकते हैं। न्यायालय बोलेगा पहली चीज तो कि ये जो प्रावधान है 39वें संशोधन के इस प्रावधान को, यानी स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव संबंधी विवाद वाला इस प्रावधान को कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के चुनाव संबंधी विवादों की समीक्षा की शक्ति न्यायालय के पास है, और ये समीक्षा की शक्ति जो है ये भी संविधान के मूल ढांचे का ही एक अंग है। ठीक है, यानी इस वाद में भी, इंदिरा गांधी वाद में भी मूल ढांचा सिद्धांत जो है इसकी वैधता बनी रही। ठीक है, अब क्या होगा? अब फिर से एक संशोधन होगा, तो फिर संशोधन हुआ 42वां संशोधन 1976। इसमें आर्टिकल 368 में ही संशोधन कर दिया गया। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 में ही संविधान के संशोधन करने की शक्ति की व्याख्या की गई है, और ये शक्ति दी गई है सिर्फ और सिर्फ संसद को। तो अब यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया 42वें संशोधन में कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत किए गए कोई भी संशोधन न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। समझ गए? यानी कि संसद अब जो भी संशोधन करेगी संविधान में उसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती। तो न्यायालय फिर नाराज हो जाएगा। न्यायालय बोलेगा ये कैसे हो सकता है, ये तो न्यायिक समीक्षा की बात कर रही है, न्यायिक समीक्षा आपने समाप्त कर दिया या लुप्त कर दिया, जबकि न्यायिक समीक्षा जो है वो अपने आप में संविधान का मूल ढांचा है। इसलिए ये मामला फिर आ गया 1980 में, मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इस मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो प्रावधान है 42वें संशोधन का, ये प्रावधान इसको निरस्त कर दिया गया। और क्या कहा गया कि जो संसद के संविधान संशोधन की शक्ति है वो असीमित शक्ति नहीं है, सीमित है। यानी केवल उन्हीं भाग में, उन्हीं पार्ट्स में संशोधन किए जा सकते हैं जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित न करते हो। ठीक है, तो बात की इसमें संसद की जो शक्ति थी संशोधन की वो सीमित शक्ति है। तो अगर कोई पूछता है संसद के संशोधन की सीमित शक्ति की अवधारणा किस वाद में आया, तो आप बताएंगे मिनर्वा मिल वाद में। ठीक है, और अंत में एक वाद और कर लीजिए 1981 का वामन राव मामला। वामन राव मामला 1981 में आया। इस वाद में न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय और बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को स्वीकार किया है, और निर्णय में ये कहा है कि केशवानंद भारती मामले में जिस दिन निर्णय आया है उस दिन से आगे वाले जो भी संशोधन हुए हैं या जो भी संशोधन अधिनियमित हुए हैं उन सभी में मूल ढांचे का सिद्धांत लागू होता है। और केशवानंद भारती मामले का जो रिजल्ट आया है वो आया है 24 अप्रैल 1973। तो इस दिन के बाद मान लीजिए कोई भी संशोधन हुआ और अधिनियमित हो गया, और वर्तमान में भी अगर लगता है कि 1974 में किया गया ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, तो वो आज भी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो ये तो था आपका मामला कौन सा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। इसको कर लेंगे। ये 2 नंबर, 7 नंबर और दीर्घ उत्तरी किसी में भी आ सकता है। समझना पड़ेगा आपको कैसे। एक बार तो आ भी चुका है मेरे ख्याल से 19 में या 20 के मेंस में कि न्यायिक निर्णयों द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत आया है, इसको स्पष्ट कीजिए, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये तो चीजें हो गई। अब ये जानेंगे कैसे कि मूल ढांचा संविधान का है कौन सा। तो चूंकि ये न्यायिक निर्णय से ही आया है इसलिए न्यायिक निर्णयों द्वारा ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो बहुत से जो निर्णय आए हैं उनमें बहुत सारे संविधान के मूल ढांचे के तत्व बाहर निकल के आए हैं,
अब चाहे तो उनको आप याद कर लिए या खुद भी समझ सकते हैं आप कि संविधान के ऐसे तत्व सोचिएगा जो आपको लगता है कि यार ये तो परिवर्तित बिल्कुल नहीं हो सकते या नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर कोई बोलता है आपका कि हमारा जो संविधान है ये लोकतंत्र की बात करता है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान का ये जो तत्व है ये मूल ढांचे का ही है। लोकतंत्र से प्रजातंत्र से अपन राजतंत्र में तो बदल नहीं जाएंगे, तो ये तो रहेगा ही रहेगा मूल ढांचा। फिर एक चीज जो बात कर रहे थे हम लोग न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा जो है ये भी मूल ढांचा हो जाएगा। इसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा। इसी प्रकार देश की संघीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, इस तरह के बहुत सारे तत्व हैं जो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये था आपका टॉपिक संविधान का मूल ढांचा।